उत्तर प्रदेश विधानसभा से, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन था और इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त संदेश भी दिया। सीएम ने कहा कि माफियाओं ने हमें आंखें दिखाई तो उसका दुष्परिणाम उन्होंने भुगता। 2017 माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने गले लगाया था, उसका अंजाम भी उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है। रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के हंगामे को लेकर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला। सदन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी को एसपी के आचरण ने खराब किया है। एसपी के आचरण से ही बिटिया घबराती थी। अभिभाषण का आधे से ज्यादा हिस्सा उन्होंने नहीं पढ़ा क्योंकि वो खुद इस बात से सहमत नहीं थी जिस तरह से जिन चीजों को उन्होंने लिखा था अभिभाषण में। पूरी तरह से सरकार हर योजना पर असफल रही है और यही वजह थी कि महामहिम राज्यपाल ने इस भाषण को पढ़ने से इनकार कर दिया था। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में सत्ता के संरक्षण में गुंडे माफिया समांतर सरकार चला रहे थे। कर्फ्यू दंगा आम बात हो गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने कर्फ्यू से कानून के राज तक का सफर तय किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो बजट आया है ये केवल भ्रष्टाचार बढ़ाएगा और विकास का काम कोई होना नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में माफिया और मच्छर दोनों को रौंदते हैं। देखिए, श्री शिवपाल जी को जो दिखाई दे रहा है या तो उनकी आंख ठीक नहीं है या तो उन्होंने ठीक से बजट को पढ़ा नहीं है। अगर पढ़े होते तो इस प्रकार के बयान नहीं देते। ये विकसित उत्तर प्रदेश बनाने वाला और विकसित भारत के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उसको पूरा करने वाला। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने माना संगठित अपराध कम हुए हैं। यूपी आज TTT बनकर उभरा है। टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन ने यूपी के विकास की नई गाथा लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो देश की राजनीति में विपक्षी एकता क्या सिर्फ मंच तक सीमित है? प्रधानमंत्री पद के सवाल पर सहयोगी दलों के सुर अलग अलग क्यों सुनाई दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि साथ की तस्वीरों के पीछे नेतृत्व की जंग चल रही है? रिपोर्ट देखिए। क्या विपक्ष में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर सब साथ हैं या सिर्फ कैमरे तक ही सीमित है? उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ होने का दावा जरूर करती है, लेकिन जैसे ही बात प्रधानमंत्री पद की आती है तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। न्यूज़ 18 इंडिया के शो गूंज में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई ने साफ कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, राहुल गांधी नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी को तो मैं बार बार बोलता हूं और आज आपके इतने पॉपुलर शो से मैं दोबारा बोल रहा हूं कि वो इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं और वो इसलिए हैं कि उनको पता है कि जनता के मुद्दे कब कैसे कहां उठाने हैं और मजबूर करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी ये बात समझ गए उनकी बात सुनने के लिए। तो राहुल गांधी केवल LOP बनेंगे और प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे? भाई, देश की जनता अगर चाहेगी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, क्योंकि इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगर भारतीय जनता पार्टी को 270 पार जाने का रोका है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रोका। मर्यादाएं आप लोग ना तार तार कर देते हैं। फराज किदवई का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि गठबंधन की अंदरूनी हकीकत की झलक भी मानी जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि साथ खड़े दल नेतृत्व के नाम पर अलग राह चुन रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर इंडिया गठबंधन में खींचतान की चर्चा तेज होते ही बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ तो उनके अपने सहयोगी ही नो कॉन्फिडेंस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तंज कसा गया कि जब सहयोगी ही पूछने लगे कि राहुल कौन है तो नेतृत्व का दावा कितना मजबूत है। राहुल गांधी एक NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो लायबिलिटी है, इसीलिए उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। उनके साथ ना जनमत है, 95 चुनाव हार गए, ना संगत है, उनके खुद के साथी उनको एक प्रकार से सीरियसली नहीं लेते और ना ही जनपद है। अब जनपद में भी देखो ना, प्रियंका वाड्रा जी का कैंप राहुल जी को बोलता है राहुल हटाओ, कांग्रेस बचाओ। तो न जनमत, न संगत, न जनपद,
यही है राहुल गांधी की स्थिति। इसलिए वो दूसरों पर नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, पर उनके ऊपर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। जेएमएम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहले राहुल गांधी की विदेश में की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि विदेश में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं। कि अलायंस पार्टनर कांग्रेस और बीजेपी बार बार ये इल्जाम लगाती है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो वो देश के बारे में कई ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए उनको। तो आपके अलायंस पार्टनर के होने के देश के बाहर जाता है, कौन कौन क्या बोलता है, मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं विदेश में रह करके देश की बुराई नहीं कर सकता जी। ये हमारे घर की लड़ाई है, हम घर में लड़ लेंगे। राजनीतिक गलियारों में इसे इस संकेत के तौर पर भी देखा गया कि विपक्षी दल मुद्दों पर भले ही एक साथ एकजुट और सहमत हों, लेकिन नेतृत्व को लेकर अब भी असहजता बनी हुई है। तो सवाल यह है कि यह बयान सिर्फ वक्ती तौर पर दिया गया बयान है या फिर भविष्य की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इधर हाल ही में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कहा कि पूरे देश में अगर कोई बीजेपी से लड़ रहा है तो वो ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी जी जो कह रही हैं एकदम ठीक कह रही हैं। आज जो ममता बनर्जी जी फेस कर रही हैं बंगाल में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार कर रही है बंगाल में और बिहार में, इसी तरह का गंदा प्रचार, घटिया प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में भी किया था और आप लोग सब जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी कुछ नहीं बोलोगे। इस बयान ने भी सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। सवाल उठने लगा कि क्या विपक्ष के भीतर अलग अलग नेता खुद को राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। सूता कपास आपस में लट्ठम लट्ठा लग रहा है। इंडिया अलायंस जो है ना, एक गैंग बनाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी कैसे हथियाई जाए उसके षड्यंत्र के तहत जो है ये सारे इकट्ठा हुए हैं। देखिए, भारत का संविधान सभी को चुनाव लड़ने की और किसी भी पद पर सुशोभित होने की अधिकार देता है। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के कोई प्रवक्ता नेता इस बात को कह रहे हैं तो बिल्कुल अखिलेश यादव जी भी बन सकते हैं। लेकिन इस देश में पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की, कमजोरों की जो आवाज है पूरे देश में अगर कोई उठा रहा तो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। तो जनता फैसला करती है, लेकिन बनने का अधिकार सबको है। सियासत में दावे और तस्वीर अक्सर अलग अलग होती है। मंच साझा करना और नेतृत्व स्वीकार करना दोनों एक जैसी बात नहीं। विपक्षी दल साथ होने का संदेश जरूर देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की बात आते ही हिचक साफ दिखाई देती है। कभी अखिलेश का नाम, कभी ममता बनर्जी की चर्चा, तो कभी सहयोगियों की आलोचना। ये संकेत बताते हैं कि राहुल गांधी को लेकर एकमत तस्वीर अभी दूर है। बड़ा सवाल यही है, क्या गठबंधन पहले चेहरा तय करेगा या चेहरा ही गठबंधन की दिशा तय करेगा? तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर सियासी तूफान उठ गया है। जेयूपी के नेता हुमायूं कबीर के मस्जिद निर्माण के ऐलान के बाद बंगाल से उत्तर प्रदेश तक सियासत गरमाई हुई है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद से सियासी पारा हाई हो चुका है। विधायक हुमायूं कबीर के इस फैसले ने बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरा माहौल गरमा दिया है। जैसे ही बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत हुई, वैसे ही पुराने विवाद और नारे फिर लौट आए हैं। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप सब लोगों ने सुना था। बाबरी मस्जिद विवाद की आंच पूरे उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपने बेटे का नाम बाबरी रख दिया तो क्या उन्हें GST का लाइसेंस नहीं मिलेगा? हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस नाम से किसी भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस नाम से किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं होना चाहिए, तो सरकार बीजेपी की है, पार्लियामेंट में कानून बना दे कि किन किन नामों से इस देश में किसी भी धार्मिक स्थल का या और भी स्थलों का निर्माण नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। शौकत अली के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत उबाल मार रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कार सेवकों का पुराना नारा याद दिला दिया। बाबर का महिमा मंडन करने वालों का उत्तर प्रदेश और देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
और इसीलिए जब ये आगे पीछे बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी तो कार्यसेवकों ने एक बड़ा नारा देने का काम किया था, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप सब लोगों ने सुना था। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर बीजेपी मुखर है। बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने कहा कि हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने में कामयाब नहीं होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मस्जिद निर्माण का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। हुमायूं कबीर अपने इस नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं होंगी। बाबरी मस्जिद तो हिंदुस्तान में नहीं बन सकती है। मस्जिद बनाए वो अपने फादर के नाम पे बनाए, अपने घर के किसी बुजुर्ग के नाम पे बनाए, उस इलाके के किसी बड़े बुजुर्ग के नाम पे बनाए, किसी को कोई समस्या नहीं है। हुमायूं कबीर जैसे आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो पूरे देश में एक नफरत की आग में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खेल रहा है। उधर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण की शुरुआत के साथ ही हुमायूं कबीर के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद रैली भी निकाली गई। इस रैली में नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाए गए। देखिए भाई, सब मुसलमान जो जनता है वो दिल से ये बाबरी मस्जिद के लिए उनका समर्थन है, समर्थन होगा। अगले दिन ये बाबरी मस्जिद बनेगा बनेगा बनेगा। बंगाल दखल करने के लिए यूपी का चीफ मिनिस्टर ये आवाज़ दे रहा है जो बाबरी मस्जिद क्या तक होना नहीं देगी। वो क़यामत का असली क्या है कुरान में वो पता नहीं है। क़यामत का कुरान का बात है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हुमायूं कबीर के मुताबिक ये मस्जिद 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। बाबरी मस्जिद के निर्माण में 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बाबरी मस्जिद का मुख्य दरवाजा 14 मीटर ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा होगा। इसके एंट्री गेट पर ही लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव पिछले साल 6 दिसंबर को रखी गई थी। बताया जा रहा है कि इसकी डिजाइन अयोध्या के मूल संरचना से प्रेरित है और इस मस्जिद की नींव रखे जाने से ठीक पहले हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी बनाई और अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोकने की कोशिश में है। यानी मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद अब सिर्फ इमारत नहीं बल्कि बंगाल की सियासत का बारूदी मुद्दा बन चुकी है।